नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है 10 के एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी की कैबिनेट बैठक आज है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होने जा रही है। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। तो हर मंगलवार को यह कैबिनेट की बैठक होती है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रस्तावों पर मुहर लगती है जो उत्तर प्रदेश के विकास के पहिए को आगे बढ़ाते हुए नजर आती है। तो माना जा रहा है कि इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, जिनमें से कुछ प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। तो शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, क्या कुछ इस बैठक में रहेगा? इसके साथ ही कितने महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस दौरान पेश किए जाएंगे? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट की आज शाम 4 बजे ये बैठक 5 मार्च से होगी। इस दौरान तमाम ऐसे प्रस्ताव होंगे जिनको मंजूरी मिल सकती है। सबसे ज्यादा निगाहें लोगों की पॉलिसी है, उसको उसका प्रस्ताव आ सकता है, उसको मंजूरी मिल सकती है, क्योंकि अमूमन हर साल अप्रैल के महीने में ट्रांसफर नीति को मंजूरी मिलती थी, लेकिन इस बार चुनावी माहौल था, इस चलते उस दौरान अचानक लगी थी, इसके चलते आज ट्रांसफर पॉलिसी थी उसको मंजूरी नहीं मिल पाई। और आज पूरी संभावना है कि आज की बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही साथ बात करेगा तमाम अन्य चीजें हैं, चाहे वो सड़क से जुड़े हुए प्रस्ताव हो, चाहे वो जल से जुड़े प्रस्ताव हो, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े प्रस्ताव हो, या फिर सिंचाई विभाग से जुड़े प्रस्ताव हो, उनसे सदन के सामने जो है कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है, उनको मंजूरी मिल सकती है। लगभग 1 दर्जन प्रस्ताव है जिनको सदन जो कैबिनेट सामने रखा जा सकता है और उसको अंतिम मोहर मिल सकती है। आज मानसून सक्रिय हो चुका है, उत्तर प्रदेश में मानसून आने वाला है। सिंचाई विभाग इससे महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में सिंचाई विभाग से जुड़े हुए तमाम प्रस्ताव है जो लंबित काफी समय से संभावना पूरी है कि उनको प्रस्ताव आ जा सकते हैं और उनको मंजूरी मिल सकती है। साथ ही साथ आज जो निजी विश्वविद्यालय खोलने को लेकर के अगर बात करें तो लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया जाता है, वो प्रस्ताव आज कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है, उसको मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा बात करें निवेशकों और सरकार की नीतियों के तहत प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को भी आज मंजूरी मिल सकती है। तमाम प्रस्ताव हैं आज जो आज सदन कैबिनेट के सामने रखे जा सकते हैं और कैबिनेट की अंतिम मोहर इन प्रस्तावों पर लग सकती है। ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। तैयारियों को लेकर गांव-गांव तक जाएंगे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। 10 दिन में 4 करोड़ परिवारों तक पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी। 21 जून से 30 जून तक चलेगी बीजेपी का घर घर जनसंपर्क अभियान। केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री घर घर जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी और बूथ कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। तो घर घर जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे। 10 दिन में यूपी के 1.74 लाख बूथों तक का बीजेपी नेता पहुंचेंगे। तो बीजेपी का मिशन 2024 और इसके लिए जो कवायतें हैं वो जोरों पर है। घर घर जाकर केंद्र सरकार, मोदी सरकार की योजनाओं को बताएंगे तमाम पदाधिकारी। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, देखिए लगातार बीजेपी 2024 की तैयारी में जुटी हुई है। तमाम बैठकों का दौर भी देख रहे हैं और प्रचार का दौर भी देख रहे हैं। इसके साथ ही अब तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता घर घर जाकर केंद्र सरकार, मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। अगर बात करें लोकसभा चुनाव का 1 साल भी नहीं बचा हुआ है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जमीन पर सक्रिय हो गए। प्रधानमंत्री के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका और इसी कार्यक्रम के तहत 1 महीने माह का महाजनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही, जो 1 जून से शुरू होकर के 30 जून तक चलेगा। और इसी बीच 21 जून से लेकर के 30 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाएगी, जिसमें 4 लाख परिवार हैं, वहां तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया
गया है। तमाम जो प्रदेश के मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं या फिर संगठन के लोग हैं, उनको सीधे तौर पर कहा गया है कि आप जनता के बीच जाइए और 9 साल में केंद्र सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही, क्या क्या बड़े फैसले रहे, वो जनता को जाकर के बताइए। निश्चित तौर पर क्योंकि बखूबी भाजपा को पता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। 80 सीटें हैं और ऐसे में 80 सीटों में से ज्यादा सीटें जीत पाएंगे तभी वो केंद्र में मजबूत हो पाएंगे। और सबसे मजबूत स्थिति भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में ही है, क्योंकि लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हुई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस कामयाबी को आगे बढ़ाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जिस तरीके से 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था, कहा जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद खराब है, लेकिन जब आंकड़े चुनावी जो चुनाव परिणाम आते हैं तो सबको चौंकाने वाले होते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब जमीन पर उतर के काम एक बार फिर शुरू करने जा रही है। 1,74,000 बूथ हैं, वहां तक पार्टी के पदाधिकारी, विधायक, सांसद पहुंचेंगे, जनता के बीच जाकर के सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे कि किस तरीके से कोविड काल में सरकार, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर जनता के हित में कदम उठाए। इन चीजों को लेकर के जनता के बीच पार्टी के पदाधिकारी, विधायक, सांसद, मंत्री जाएंगे। साथ ही साथ जिन लोगों को प्रभार दिया गया लोकसभा क्षेत्र का, वो लोग अब लोकसभा क्षेत्रों में डेरा डालकर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहां पर जनसंपर्क करेंगे, वहां पर एक पंचायत टाइप की लगाएंगे जिसमें लोगों से सीधा संवाद करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक रूप से या फिर अघोषित रूप से चुनावी प्रचार शुरू कर चुकी है, जमीन पर काम करना शुरू कर चुकी है। लिहाजा इसका फायदा उसको जब चुनावी वोट पड़ेंगे उस दौरान उसको मिलता दिखाई देगा। जी बिल्कुल अश्विनी, और देखिए इसको लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं और इसके साथ चूंकि 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ये पूरा महाजनसंपर्क अभियान चलेगा, जहां घर घर तक मतलब 1,74,000 बूथों को कवर करने का कहीं ना कहीं प्लान है भारतीय जनता पार्टी का। इस दौरान कौन कौन से बड़े चेहरे भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री और कार्यकर्ता मौजूद होंगे इस दौरान? बिल्कुल, अगर 2014 का आप चुनाव उठाइए, लोकसभा चुनाव, तब से भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल की राजनीति कर रही है, उसके बाद पन्ना प्रमुख की राजनीति कर रही है और ये सबसे मजबूत कड़ी भारतीय जनता पार्टी की है। चुनाव दर चुनाव जीत हासिल कराने में इसका बहुत अहम रोल है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो पूरी संभावना अगले 2 महीने में प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक की रैलियां और दौरे लग सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से अब चुनावी मोड में आ चुका है। देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री लगातार जिलों के दौरे कर रहे हैं। साथ ही दूसरी ओर दोनों डिप्टी सीएम हैं, उनको भी 6-6 आज जो है मंडलों की जिम्मेदारी दी गई है और लगातार वो भी दौरे कर रहे हैं। मंत्रियों को जिले के दौरे जिम्मेदारी दी गई, वो लगातार दौरे कर रहे हैं। साथ ही साथ दूसरी ओर संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का, वो भी जमीन पर एक्टिव हो चुका है। चाहे भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी बात करें या फिर संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उनकी बात करें या फिर तमाम जो मोर्चे हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। अभी हाल ही में देखा गया कि युवा मोर्चा की कार्यसमिति की बैठक हुई, उसके बाद IT सेल की जो कार्यशाला हुई, इन सबको कहीं ना कहीं तरीके से तैयार किया गया कि किस तरीके से जमीन पर उतर के काम करना है। जी ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात प्रयागराज की करेंगे, जहां पर बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आज है। प्रयागराज फूलपुर संसदीय क्षेत्र में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम रखा गया है। सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मिलित होंगे। तो प्रयागराज के फूलपुर संसदीय क्षेत्र में यह प्रबुद्ध सम्मेलन रखा गया है, जहां मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम है, जहां पर केंद्र और मोदी सरकार के 9 सालों की उपलब्धियों के बारे में भी बताते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही तमाम बातचीत होगी प्रबुद्ध वर्गों से। सपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, सपा के प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन है। लखीमपुर के आदर्श जनता इंटर कॉलेज में संपन्न होगा प्रशिक्षण शिविर। बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक के 5,000 प्रशिक्षार्थी लेंगे भाग। तो कार्यक्रम में बूथ प्रबंधन से लेकर लोकसभा चुनाव की प्रबंधन पर होगी चर्चा। आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का होगा संबोधन। प्रशिक्षण शिविर को लेकर सपा ने कही बड़ी बातें। शिविर में लोकतंत्र का भविष्य, कृषि संकट, सामाजिक न्याय पर होगी चर्चा। जातीय जनगणना और आर्थिक संकट और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। तो सपा का ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज समापन का दिन है और इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव संबोधित करेंगे।
और अधिक जानकारी के साथ संदीप मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, तमाम 2024 की तैयारी में सभी पार्टियां जुटी हुई है और इसी में समाजवादी पार्टी भी आ गई है। समाजवादी पार्टी जो लगातार प्रशिक्षण शिविर चला रही है, आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का ये प्रशिक्षण शिविर आज लगाया गया है, क्योंकि 2 दिवसीय ये शिविर है और आज आखिरी दिन है, यानी कि लखीमपुर खीरी में आज जो है लगभग 5000 से अधिक जो है आदर्श विद्यालय में जुटेंगे छात्र और उसके साथ में प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम होगा। साफ है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का संबोधन होगा, अखिलेश यादव कई ऐसे मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर के आज जो है चर्चा करते नजर आएंगे, चाहे किसान के मुद्दे हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो या आर्थिक संकट का हो या फिर अगर बात कर ले जनगणना की, जहां लगातार मांग करते चले आ रहे हैं, जनगणना की लेकर के मांग कर रहे हैं कि पुनः एक बार जनगणना होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ बेरोजगारी मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, चाहे संसद चाहे विधानसभा हो या फिर अब सड़कों पर। तो निश्चित तौर पे उनके जो कार्यकर्ता हैं या स्वयं अखिलेश यादव हो, लगातार बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ महंगाई एक बड़ी मुद्दा है, महंगाई के मुद्दे को लेकर के भी उठा रहे हैं। यानी साफ है कि 2024 के चुनाव है, 2024 के चुनाव के अंतर्गत इन मुद्दों को उठाना और 2024 में अपने बूथ लेवल को मजबूत करना, इसलिए इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाना, यही एक सबसे बड़ी नीति होगी। क्योंकि 2024 को लेकर के जिस तरीके से चर्चाएं तेज हैं और लगातार सभी पार्टियां जो हैं अपनी अपनी रणनीतियां तय कर रही हैं, वहीं समाजवादी पार्टी भी इसमें पीछे नहीं हो रही है और वो लगातार प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम कर रही है और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत जो है लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। यानी साफ है कि जिस तरीके से प्रशिक्षण शिविर पे लोगों को जोड़ा जाएगा और उनको जोड़ करके अपने बूथ लेवल को मजबूत करने के जो इरादे हैं उस पे नजर रहेगी उनकी। ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एनी बुलियन पर धोखाधड़ी में एफआईआर, आईएफएस अफसर निहारिका सिंह को मिला है नोटिस। लखनऊ ईडी दफ्तर में दर्ज कराना होगा बयान। तो निहारिका सिंह को 15 दिन का मिला समय। निहारिका सिंह को मिला पूछताछ का नोटिस। आरोपी अजीत कुमार गुप्ता की पत्नी है निहारिका। भारतीय विदेश सेवा की अफसर है निहारिका सिंह। इंडोनेशिया के वाणिज्य दूतावास में तैनात है निहारिका। निवेशकों से रुपए ठगने का एनी बुलियन पर आरोप है। मामले में हुई थी अजीत कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी, तो कई जिलों में दर्ज है एनी बुलियन के खिलाफ मुकदमे। तो 2019 में न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। और अधिक जानकारी के साथ राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, देखिए किस तरह से एनी बुलियन पर धोखाधड़ी के एफआईआर दर्ज थे, तो आईएफएस अफसर निहारिका को नोटिस भेजा गया इस पूरे मामले पर पूछताछ के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, न्याय मिलता भले ही थोड़ा सा लेट है लेकिन मिलता जरूर है। सच की लड़ाई को लेकर जहां एक तरफ 2019 में न्यूज़ वन इंडिया ने मुहिम चलाई थी और तमाम सारे जालसाजों के खिलाफ यानी पूंजी कंपनियों के खिलाफ बड़ी खबर को हमने प्रसारित किया था, न कि सिर्फ राजधानी लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी इन लोगों का जहां जहां ठिकाना था यूपीएसटीएफ ने छापेमारी कर गिरफ्तारी की थी। ऐसे में एक बड़ा नाम उस वक्त आया था। एनी बुलियन के जो डायरेक्टर थे, मालिक थे अजीत गुप्ता, उनकी पत्नी निहारिका सिंह का, क्योंकि वह राजदूत है, आईएफएस अफसर है और उनके खिलाफ संसद में भी कई सांसदों ने आवाज उठाई थी और उसका परिणाम रहा कि आज राजदूत निहारिका सिंह को नोटिस भेजी गई है। कारण बताओ, आपने देखा होगा कि कई बार उनके फोटो भी वायरल हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने अपना फोटो वायरल किया और उसके बाद सस्ती लोकप्रियता हासिल करते हुए उन्होंने लोगों से एक बड़ी शपथ लगाई, क्योंकि किसानों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एक बड़ा मुआवजा मिला हुआ था और मुआवजे को हड़पने के लिए एनी बुलियन नामक एक कंपनी को बनाया गया, जिसमें अजीत गुप्ता, दीपक सिंह, निहारिका सिंह, ये तमाम ऐसे नाम थे जिन्होंने अपने नेम फेम को चमकाते हुए लोगों से बड़ी वसूली की। कुछ लोगों को थोड़ा सा पैसा लेकर के, कभी किसी को स्कॉर्पियो गाड़ी तो किसी को सफारी गाड़ी दी और उसके बाद उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए की वसूली कर ली थी। और यही वजह रही कि न्यूज़ वन इंडिया की मुहिम में रडार पर आई ये कंपनी और इसके बाद हमने बड़ा खुलासा किया, संसद तक आवाज उठी और आज आखिरकार निहारिका सिंह के खिलाफ नोटिस जारी कर दी गई। बिल्कुल, देखिए न्यूज़ वन इंडिया की खबर का ये असर, जितनी प्रमुखता से ये पूरी खबर दिखाई गई। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रिटायर्ड डीजी दिनेश शर्मा ने सुसाइड किया। लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस को मिला सुसाइड नोट। गोमती नगर के विशाल खंड 2 की यह पूरी घटना है, जहां रिटायर्ड डीजी दिनेश शर्मा ने सुसाइड
कि लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। घटना स्थल पर पुलिस को सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। गोमती नगर के विशाल खंड 2 की ये पूरी घटना है। तो लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली रिटायर्ड डीजी दिनेश शर्मा ने। तो घटना स्थल पर पुलिस पहुंची, जहां उनको सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। अब पूरे मामले की जांच कर रही है। तो गोमती नगर के विशाल खंड 2 की ये पूरी घटना है, जहां रिटायर्ड डीजी दिनेश शर्मा ने सुसाइड कर लिया। तो अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तो घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जहां पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। गोमती नगर के विशाल खंड 2 की यह घटना है। और अधिक जानकारी के साथ नीलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, रिटायर्ड डीजी दिनेश शर्मा ने सुसाइड कर लिया है, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या वजह इसके पीछे? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि रिटायर्ड डीजी दिनेश शर्मा ने खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतार लिया है। अब पूरी मामले की पड़ताल पुलिस कर रही है। ये गोमती नगर इलाके की पूरी घटना है। घटना स्थल से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है और सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा है, पुलिस हालांकि इससे अभी पर्दा नहीं हटा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रिटायर्ड डीजी ने आखिर क्यों खुद को गोली मारी है और क्यों खुद को मौत के घाट उतारा है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। अब देखना होगा कि पुलिस के आलाधिकारी मौके पर जो मौजूद हैं वो इस पूरे प्रकरण से किस तरीके से पर्दा हटाते हैं और आखिर उस सुसाइड नोट में रिटायर्ड डीजी दिनेश शर्मा ने क्या कुछ लिखा है। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस डीजी की हम बात कर रहे हैं उसने उत्तर प्रदेश के विभिन्न पदों में रहकर विभिन्न तरीके से सेवाएं उत्तर प्रदेश में अपनी दी हैं। ऐसे में अगर वो इस तरीके का कदम उठाता है तो जाहिर सी बात है कि कोई बड़ी घटना रही होगी। अब देखना होगा कि सुसाइड नोट से क्या कुछ अहम जानकारियां निकलकर सामने आती हैं। बिल्कुल नीलेश, क्या अभी तक अधिकारियों की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई कि आखिर इस सुसाइड नोट में क्या वजह बताई गई है? देखिए, लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी गई है और पुलिस का कहना है कि मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है और सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा है ये मीडिया कर्मियों को फिलहाल नहीं बताया जा रहा है। अब देखना होगा, जब सुसाइड नोट मीडिया कर्मियों के पास आएगा, मीडिया कर्मियों का हाथ लगेगा, उसके बाद वो सुसाइड नोट तमाम चीजें बयां करेगा। क्योंकि डीजी दिनेश शर्मा जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने खुद को गोली क्यों मारी, अपने ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी है, तो ये सवाल उठ रहा है। अब देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण पर किस तरीके से पुलिस अपना बयान जारी करती है और क्या कुछ इस घटना के पीछे रहा है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां न्यूज़1 इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। धर्म परिवर्तन पर अल्पसंख्यक आयोग का संज्ञान। जैन धर्म के किशोर युवक के धर्म परिवर्तन पर अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लिया है। पूरे प्रकरण की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा। पुलिस ने ऐप की कंपनी को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। साइबर सेल की टीम ऐप पर खंगाल रही किशोरों का डाटा। तो देखिए, लगातार न्यूज़1 इंडिया ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया था और धर्मांतरण के इस पूरे मुद्दे को न्यूज़1 इंडिया ने बड़ी मुहिम के तौर पर चलाया था। और आज देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब जांच चल रही है। साइबर सेल की टीम ऐप को खंगाल रही है, किशोरों का डाटा खंगाल रही है। न्यूज़1 इंडिया की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिला है गाजियाबाद में, जहां पर धर्मांतरण के इस पूरे प्रकरण पर अल्पसंख्यक आयोग का संज्ञान सामने आया है। यादराम भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारी संवाददाता, जो कल से लगातार इस पूरे मामले पर मुखर होकर ये पूरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यादराम, देखिए, गाजियाबाद से ये पूरा मामला सामने आया। न्यूज़1 इंडिया ने बाकायदा धर्म परिवर्तन में हो रहे इस पूरे मामले को प्रमुखता से दिखाते हुए मुहिम चलाई और देखिए, अल्पसंख्यक आयोग ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। देखिए ऋतु, बिल्कुल न्यूज़1 इंडिया ने मुहिम चलाई और उसी मुहिम का नतीजा है कि अब सारी जो एजेंसियां हैं वो सक्रिय हैं। और चूंकि मामला इतना बेहद गंभीर है और गेमिंग ऐप और चैटिंग ऐप के जरिए जिस तरीके से किशोरों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और एक तरीके से एक बड़े मकसद, एक बड़ी साजिश के तहत ये सब किया जा रहा था, पुलिस ने इसका खुलासा किया। इसका एक मुख्य आरोपी बद्दो उर्फ शहनाज मसूद, जो कि पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ऐसे में ये मामला जब न्यूज़1 इंडिया ने उठाया तो
सारी एजेंसियां सक्रिय हो गई और अल्पसंख्यक आयोग ने इस पूरे मामले में डीजीपी यूपी को एक पत्र लिखा है और पूरे मामले की जो जानकारी है वो मांगी है। इसके अलावा गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री ऑफिस ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और गाजियाबाद की जो पुलिस है उससे पूरी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा पुलिस इस मामले को लेकर काफी सक्रिय है और फूंक फूंक कर कदम रख रही है। फोर्टनाइट गेमिंग ऐप और डिस्कार्ड चैटिंग ऐप, ये दोनों ऐप ऐसी हैं, इन कंपनियों से भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और इन कंपनियों को एक पत्र भी लिखा है और इस पत्र में ये जानकारी मांगी गई है कि आखिर किस तरीके से आप लोग काम करते हैं, सिक्योरिटी का जो इंतजाम है वो क्या क्या है और क्या क्या नियम शर्तें होती हैं जिसकी वजह से जो किशोर हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होकर इस तरह की जो जाल है, माया जाल है, उसमें फंस जाते हैं। इसके अलावा साइबर सेल की जो टीम है वो बड़े पैमाने पर इन गेमिंग ऐप, चाहे वो फोर्टनाइट हो, डिस्कार्ड ऐप हो या फिर और अन्य जो गेमिंग ऐप हैं जो कि विवादित हैं, उन सभी के जो किशोर हैं जो खास तौर से जुड़े हुए हैं भारत के, उनकी सभी का डाटा जो है वो निकाल रही है और इस डाटा के आधार पर ये देखा जाएगा कि इन 4 केस स्टडी के अलावा जो 4 पीड़ित सामने आए हैं उसके अलावा आखिर ऐसे कितने लोग हैं या कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस गैंग के चंगुल में हैं और धर्म परिवर्तन के जाने अनजाने जो चंगुल में है उसमें फंसते जा रहे हैं। जी ठीक है यादराम, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं गाजियाबाद से एक और खबर सामने आ रही है जहां निगम के अधिकारियों का बड़ा कारनामा सामने आया है। टेंडर के खेल में बुरी तरह फंसे हैं निगम के अफसर। अनुभवी कंपनी को दे दिया करोड़ों का टेंडर। निगम अधिकारियों पर मिलीभगत का लगा आरोप। प्रतीक एंटरप्राइजेस की फर्म को दिए करोड़ों के टेंडर तो तकनीकी और वित्तीय निविदाओं में फर्म को किया पास। मामले के पोल खुलने के बाद निगम अधिकारी परेशान। टेंडर को निरस्त करने की बात कर रहे अधिकारी। तो प्रतीक एंटरप्राइजेस की फर्म को करोड़ों का टेंडर दिया गया। हमारे साथ यादराम जुड़े हुए हैं। यादराम, क्या जानकारी इस पूरे मामले पर मिल रही है? देखिए, निगम में भ्रष्टाचार का खेल ऋतु शुरू से ही है और लगातार ऐसे कई मामले सामने आते हैं जब हमको ये लगता है कि शायद ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला है और उसके बाद शायद इससे बड़ा मामला देखने को ना मिले, लेकिन हर बार ये जो एक सोच है वो गलत साबित होती है और हर बार एक नया भ्रष्टाचार जन्म लेता है। इस बार निगम के अफसरों ने करोड़ों रुपए के टेंडर एक ऐसी कंपनी को दे दिए जहां पर उसको काम करने का अनुभव ही नहीं था। तकनीकी और वित्तीय, यानी कि जो टेक्निकल है और फाइनेंशियल, 2 तरह की बिड खोली जाती है। इन दोनों तरह की बिड को खोल दिया गया और जो प्रतीक एंटरप्राइजेज है उसका टेंडर पास कर दिया गया। लेकिन जब ये पूरा मामला खुला और पता चला कि ये जो बिना कार्य अनुभव के ही इस कंपनी को टेंडर पास कर दिया गया है, तो ये जो निगम अधिकारी हैं वो सभी बौखला गए और आनन फानन में इस समय अब जब न्यूज़ वन इंडिया ने बात की इन अधिकारियों से तो वो इस पूरे टेंडर को कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, निरस्त करने की बात कर रहे हैं और इतना भी कह रहे हैं कि ये जो टेंडर पास हुआ है वो गलती से हुआ है। लेकिन इतनी बड़ी गलती करोड़ों रुपए के टेंडर में हो जाए, ये थोड़ा लगातार जिस तरीके से निगम अफसरों की कार्य प्रणाली है और खास कंपनियों को फायदा पहुंचाने की जो एक टेंडेंसी गाजियाबाद नगर निगम में है वो लगातार बनी हुई है। कहीं ना कहीं ये चीज देखने को गाहे बगाहे मिलती रहती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया से सबसे बड़ा जो नुकसान है वो गाजियाबाद के लोगों का हुआ है। वो इस तरह से हुआ है क्योंकि गाजियाबाद में विकास कार्य होने हैं, बरसात नजदीक है, ऐसे में अगर ये टेंडर निकल जाते तो वर्क ऑर्डर समय से जारी होता और समय से जारी होने पर जो सड़क है, नाले की सफाई है या तमाम जो अन्य ऐसे काम हैं जो कि हो सकते थे सड़क बनाने के, वो काम पूरे हो जाते। लेकिन टेंडर में एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सारा झोलमाल किया गया। हालांकि अब वापस लेने की बात जरूर की जा रही है, लेकिन इस सारी प्रक्रिया से जो विकास के जो काम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं और बहुत ज्यादा लेट भी हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यादराम इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर बाराबंकी से, जहां महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। छत पर सो रही विवाहिता की हत्या। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस और आला अधिकारी। अवैध संबंधों के चलते हत्या की आशंका जताई गई है। घूंघटेर थाना के पारा मजरे जमुआ की ये पूरी घटना है। तो महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। छत पर सो रही थी विवाहिता की ये हत्या की गई। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस और आला अधिकारी जो पूरे मामले की जांच कर रही है। तो अवैध संबंधों के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। घूंघटेर थाना के पारा मजरे जमुआ की यह पूरी घटना है।
तो छत पर सो रही विवाहिता की हत्या की गई, बाराबंकी से यह खबर आपको दे रहे हैं। छत पे सो रही महिला के किसी धारदार हथियार से गले पे चोट पहुंचा करके हत्या कर देने की सूचना अभी सुबह सुबह पुलिस को प्राप्त हुई। उसी सूचना पर सभी वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ आसपास के थानों की फोर्स आई है और इसमें तत्काल घटना पर लग के जानकारी करने की कोशिश की जा रही है। इनके परिजन भी आ गए हैं सभी और रिश्तेदार भी आ गए हैं। महिला के भाई लोग भी आए हुए हैं, सभी से पूछताछ की जा रही है। कुछ एंगल निकल के आ रहे हैं, इतर दिन परिवार से कुछ था, फैमिली में भी कुछ। चलिए इस बीच रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ 1 इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।